हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुखदेव चौधरी, फिजिक्स फैकल्टी टीम सीएलसी। स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 55। रोटेशन मोशन के अंदर अपन टॉर्क पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं और टॉर्क के बारे में जो बेसिक इंट्रो पोर्शन है वो मैं कवर करवा चुका हूँ आपको। तो टॉर्क के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि टॉर्क क्या होता है, किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है, किस प्रकार से इसकी डायरेक्शन वो अपन डिटरमाइन करते हैं, और एक दो क्वेश्चंस भी अपन ने देख लिए थे। तो आज के लेक्चर की स्टार्टिंग अपन करते हैं 3 क्वेश्चंस के साथ में, 2 क्वेश्चंस के साथ में। तो ये दोनों क्वेश्चंस आप बोर्ड पे देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं देवदान से क्या कहता है कि आपको f का एक के सापेक्ष बला गुण ज्ञात करना है। देवदान से ये तो आपके पास f हो गया, इसको लिख सकता हूँ f बराबर 20 न्यूटन। तो f बराबर कितना देगा आपके पास है 20 न्यूटन। इसका आपको इस बिंदु a के सापेक्ष बला गुण ज्ञात करें। भाई आपको बताया कि बला गुण ज्ञात करने के लिए एक तो आपको चाहिए r वेक्टर, एक आपको चाहिए f वेक्टर चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन लिख सकते हैं f वेक्टर। तो f वेक्टर बराबर क्या देगा, ये आपके पास है 20 न्यूटन है और इसका इधर की तरफ ये जो एंगल है वो कितना हो जाएगा 53 डिग्री। तो ये क्या बनेगा आपके पास है 20 cos 53। तो cos 53 कितना होता है बताओ 3/5। तो 4 × 3 कितना देगा आपके पास है 12। और इसका इधर की तरफ क्या देगा आपके पास है बताओ 20 sin 53। sin 53 कितना होता है अभी 4/5। ये आपके पास में कितना हो जाएगा भाई 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे फोर्स का जो पॉजिटिव एक्स है उसके अनुदिश घटे कितना देगा 12। तो इसको अपन लिख देंगे 12 आई केफ और प्लस क्या देगा आपके पास है 16, ये आपके पास है जे केफ हो गया। ये तो आपके पास एफ फैक्टर हो गया। अब ध्यान से देखना, देखो सुनो, आपको इस पॉइंट पी पे तो फोर्स दे रखा है और इस बिंदु ए के सापेक्ष आपको क्या करना है बलागुण ज्ञात करना है। बिंदु ए के सापेक्ष आपको बलागुण ज्ञात करना है। तो इसके लिए इस बिंदु ए से ना आप इसकी तरफ इस प्रकार से यू वेक्टर बना दें। तो यहां पर ये वाला जो वेक्टर, इस वेक्टर को अपन क्या बोल सकते हैं आर, कौन सा हो जाएगा आपके पास है पी ए वेक्टर, ठीक है ना। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं अभी आर पी ए वेक्टर बराबर क्या देगा आपके पास आर पी वेक्टर माइनस क्या होता है आपके पास आर ए वेक्टर होता है। तो यहां पे पी का कितना देगा आपके पास है 4 आई केफ प्लस 3 जे केफ और माइनस क्या देगा आपके पास आर ए। तो ए का कितना देगा आपके पास है 0 आई केफ प्लस 4 जे केफ। तो माइनस क्या देगा आपके पास है 4 जे केफ हो जाएगा। तो बराबर क्या बन जाएगा आपके पास बताओ 4 आई केफ और प्लस क्या देगा 3 जे केफ माइनस का 4 जे केफ। तो ये आपके पास है माइनस का जे केफ हो जाएगा। तो ये तो आपके पास आर वेक्टर अगर, ये आपके पास एफ वेक्टर आ गया। अब आर और एफ का आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है, अभी वो तो आपको आता ही होगा, ठीक है ना। चलो मैं करके बता देता हूँ क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपके पास है टो वेक्टर बराबर आर वेक्टर क्रॉस क्या देगा आपके पास एफ वेक्टर। तो ये अपन कैसे करते हैं अभी, आई हो गया, जे हो गया, ये अपने पास है के हो गया। अब आर का ध्यान से देखना है, कंपोनेंट क्या देगा आपके पास में तो 4, इसके बाद -1, ये आपके पास है 0, ठीक है ना। और f का क्या देगा आपके पास है 12, ये आपके पास है 16, ये आपके पास है 0। अब यहां पर अगर अपन बात करते हैं किसकी आई केफ की, तो आई केफ के अंदर दिस वन इंटू दिस वन, दिस वन इंटू दिस वन, 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 आ गया। जे केफ की बात करते हैं तो ये इंटू ये इंटू ये, फिर 0 आ जाएगा तो रहेगा के केफ। तो केवल के केफ आ गया। और के केफ के अंदर ध्यान से देखना, देखो 16 इंटू 4 कितना देगा आपके पास है 64, माइनस 12 इंटू माइनस से कितना देगा माइनस का 12, माइनस माइनस क्या देगा आपके पास है प्लस का 12। और 64 और 12 कितना होता है बताओ 76 होता है। तो ये आपके पास आ जाएगा 76 के केफ, न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगा भाई। ये तो आपने बलागुण ज्ञात कर दिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि m बराबर कितना है 2 kg, u बराबर कितना है 50 मीटर पर सेकंड और थीटा बराबर कितना है 53 डिग्री। उच्चतम बिंदु पर mg का प्रक्षेपण बिंदु के सापेक्ष आपको बलागुण ज्ञात करना है। यानी किसी भी पार्टिकल को अपन यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन करवा रहे हैं अभी। तो इस प्रकार से ये प्रोजेक्टाइल मोशन u करेगा, ये प्रोजेक्टाइल मोशन होगी इसकी यहाँ पे, ये x हो गया, ये आपके पास y हो गया, ये टॉप मोस्ट पॉइंट हो गया। तो
इस टॉप मोस्ट पॉइंट पे नीचे की तरफ क्या लगता है, mg लगता है। mg बराबर कितना हो जाएगा, m कितना 2, g बराबर कितना ले लेंगे 10, ये आपके पास में कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है ना। अब बात सुनना भी, यहाँ पे mg लगता है नीचे की तरफ, तो mg की किरण रेखा को मैंने आगे की तरफ बढ़ा दिया, ये mg को मैंने आगे की तरफ बढ़ा दिया, और ये आपके पास प्रक्षेपण बिंदु ये हो गया। अब इस प्रक्षेपण बिंदु की सापेक्ष आपको बलागुण ज्ञात करना, तो इस प्रक्षेपण बिंदु से इस mg की किरण रेखा पर आपको लंब डालना है, तो mg की किरण रेखा ये गई, इस पे लंब डालना है, तो लंब ये हो गया, और ये वाली जो डिस्टेंस है वो क्या देगी आपके पास r परपेंडिकुलर, और इस r परपेंडिकुलर की वैल्यू किसके बराबर देगी, r/2 के बराबर हो जाएगी, यानी परास की आधी हो जाएगी। तो परास की आधी हो जाएगी तो यहां से अपन ux निकाल सकते हैं, यहां से अपन uy निकाल सकते हैं। ux बराबर कितना देगा u cos थीटा, तो 30, uy कितना देगा आपके पास है 40, तो r बराबर कितना था 2 इंटू ux इंटू uy अपॉन g, g कितना होता है आपके पास है 10, तो इसको अपन क्या बोल देंगे 240 मीटर आ रहा है क्या, 240 मीटर हो गया। और यदि आपको निकालना है टो निकालना है, तो टो बराबर क्या होता है आपके पास r इंटू एफ, तो f तो कितना देगा आपके पास है 20, और बल की किरण रेखा की मूल बिंदु से लंब दूरी क्या हो जाएगी बताओ r/2, r/2 कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो ये आपके पास में 2400 न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला मैंने आपको बता रखा है कि टो तथा आई में आपको रिलेशन बताना है अभी, ठीक है ना। तो क्या रिलेशन बनता है ध्यान से देखना, देखो मैं जानता हूं कि टो बराबर क्या होता है आपके पास, टो बराबर r इंटू क्या होता है f, तो r का तो r हो जाएगा, f को अपन क्या लिख सकते हैं m इंटू ए, तो टो बराबर इसके बाद में m को तो अपन क्या लिख देंगे m, r को अपन लिख देंगे r, और a बराबर क्या होता है आपके पास है एल्फा इंटू आर, a बराबर क्या होता है एल्फा इंटू आर होता है, तो आर आर क्या हो जाएगा आपके पास आर स्क्वायर एल्फा, और एम आर स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं आई, तो टो बराबर क्या होता है आपके पास आई इंटू एल्फा। और ये तो अपन जानते ही है, मैंने आपको बताया था कि जिस प्रकार से एफ बराबर क्या होता है एम ए, उसी प्रकार से टो बराबर क्या होता है आई एल्फा होता है। और सदिश रूप में इसको अपन लिख देंगे टो सदिश बराबर क्या होता है आपके पास आई इंटू एल्फा सदिश हो जाएगा, यानी एल्फा सदिश और टो सदिश इन दोनों की डायरेक्शन क्या होती है सेम होती है। और मैंने आपको बता रखा है कि एल्फा सदिश क्या होता है एक अक्षीय सदिश होता है, तो टो सदिश भी क्या हो जाएगा एक अक्षीय सदिश हो जाएगा, यानी इसकी जो डायरेक्शन है वो भी घूर्णन के अनुदिश होती है। तो टो सदिश है ना और एल्फा सदिश दोनों ही क्या होते हैं अक्षीय सदिश होते हैं, क्या होते हैं अक्षीय सदिश, ये बात होती है। तो चलिए बच्चों इसके बाद में देखते हैं अपन दो क्वेश्चंस, दोनों बड़े शानदार क्वेश्चन है। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये तो नीट के एग्जाम में भी कई बार पूछा जा चुका है, एक दो बार ये रिपीट हो चुका है अभी, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन के अंदर छुपा हुआ जो बेसिक कंसेप्ट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा अभी। चलो देखो ध्यान से, यहाँ पे अपने पास कोई भी एक छड़ है, इस छड़ का द्रव्यमान कितना m और इसकी लंबाई कितनी l है। इसके एक सिरे को तो आपने क्या कर गए अभी हिंज कर गए, यानी इसको पाइवोट कर गए, और दूसरे सिरे को आपने रस्सी की हेल्प से बांध रखा है, ठीक है ना। तो रस्सी की हेल्प से अगर आपने इसको बांध रखा है तो ऑब्वियसली ये संतुलन की स्थिति में होगा, यानी न तो नीचे की तरफ ये स्थानांतरण गति करेगा और न ही घूर्णन गति करेगा। अब जैसे ही अपन क्या करते हैं इस रस्सी को काटेंगे, तो रस्सी को काटते आप प्रैक्टिकली सोच सकते हैं कि जैसे इस रस्सी को मैं काटता हूँ तो वैसे ये जो रोड होती है ये इस प्रकार से नीचे की तरफ गति करती है। तो एक तो आपको क्या करना है अभी, इस काटने के तुरंत पश्चात इस छड़ का कोणीय त्वरण ज्ञात करना है, और एक आपको द्रव्यमान केंद्र का त्वरण ज्ञात करना है, और एक ये जो हिंज है इस हिंज के द्वारा इस पर लगने वाला जो फोर्स है वो फोर्स आपको कैलकुलेट करना है अभी, ठीक है ना। तो चलो करते हैं इसको अपन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, सबसे पहले आपने डायग्राम देख ही लिया, इसके बाद में अब मैं क्या करता हूँ इस रस्सी को काट देता हूँ। ये मैंने इस रस्सी को काट दिया, रस्सी को काटते ऑब्वियसली इस रस्सी का जो फोर्स है वो तो कितना देगा आपके पास है 0 देगा, रस्सी का तो कनेक्शन ही कट गया अभी। अब इस स्थिति में इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं अभी, एक तो इसके द्रव्यमान केंद्र पे नीचे की तरफ लग रहा है mg, और एक इस स्थिति में इस पे ऊपर की तरफ लग रहा है
यहाँ पे जो हिंज है उसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है ना। अब यदि इस हिंज की अबाउट में बात करता हूं तो इस हिंज के अबाउट टो बराबर आई अल्फा लगा दूंगा मैं। तो मैं लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, देखो टो बराबर आई इंटू एल्फा। अगर बलागुण आप हिंज के अबाउट देख रहे हैं ना, तो आपको जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है ना, वो भी हिंज के सापेक्ष ही देखना है, एच के सापेक्ष ही देखना है। अब इस साइड पे दो बल लग रहे हैं, एक तो एन लग रहा है, एक एम जी लग रहा है। यहाँ पे जो एन है वो तो एच से गुजर रहा है, तो इस एच के सापेक्ष एन का तो बलागुण कितना हो जाएगा, 0। तो बलागुण केवल किसका हो जाएगा भी, एम जी का हो जाएगा। तो एम जी का बलागुण कितना हो जाएगा आपके पास, एम जी ये बल इंटू यहाँ से यहाँ तक की लंब दूरी कितनी हो जाएगी, L/2। अब इस h के सापेक्ष सड़ का जड़त्व गुण कितना होता है, ml²/3, एक सिरे से गुजरने वाले अक्ष के सापेक्ष ml²/3 इंटू क्या हो जाएगा आपके पास, एल्फा हो जाएगा। अब यहाँ पे m से m को और l से अपन l को काट देंगे, तो यहाँ से आपके पास एल्फा बराबर कितना देगा आपके पास, 3g/12। एक तो आपका ये आंसर आ गया। एल्फा बराबर क्या देगा आपके पास, 3g/12। अब यहां पर ये जो रोड है, इस रोड का सेंटर मास आपके पास ये हो गया। तो द्रव्यमान केंद्र का अगर आपको त्वरण ज्ञात करना है तो अपन जानते हैं कि ए बराबर क्या होता है आपके पास, एल्फा इंटू आर। एल्फा अपन निकाल चुके, कितना हो जाएगा आपके पास, 3g बाई क्या हो जाएगा आपके पास, 12 इंटू आर गुणन अक्ष है, इससे द्रव्यमान के अंदर की दूरी कितना देगी, L/2 देगी। तो L/2, L से L को काट देंगे तो ये आपके पास में कितना देगा, 3g/2 2 का 4। अब यहां पर ये अपने पास जो रोड है, इस रोड का FBD बना चुके हैं, तो इसमें नेट फोर्स बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, MACM लिख सकते हैं। तो मैं लिख सकता हूं कि नेट फोर्स बराबर क्या होता है आपके पास, M इंटू ACM होता है। अब नेट फोर्स की बात करते हैं तो नीचे की तरफ तो फोर्स कितना देगा, mg, ऊपर की तरफ फोर्स क्या देगा आपके पास, n। नेट फोर्स हो गया बराबर m। ACM की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं, कितने देगी आपके पास है, 3g/4। तो ये आपके पास है 3mg/4 हो गया अभी। तो यहां से आपके पास है n बराबर mg माइनस 3mg/4 बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, mg/4 आ जाएगा। पर mg में से 3mg/4 को माइनस कर देंगे ना, तो आपके पास कितना देगा, mg/4। तो ये आपके पास जो हिंज है, इस हिंज का नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आपके पास में आ चुका है। चलो इसके बाद में अगला अपन देखते हैं, रस्सी को काटने के तुरंत पश्चात चक्ति का एल्फा आपको कैलकुलेट करना है। ये आपके पास है चक्ति है, यहाँ पे धागा बांध रखा है, चक्ति का द्रव्यमान m है, त्रिज्या r है, यहाँ पर आपने m द्रव्यमान का कोई पार्टिकल है वो भी बांध रखा है, जोड़ रखा है, और ये आपके पास है हिंज हो गया। तो इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, देखो इस रस्सी को तो मैंने काट ही दिया, तो इसका टेंशन तो 0 देगा। तो एक तो ध्यान से देखना, देखो चक्ति का सेंट्रोमास यहाँ पे, तो इसका mg यहाँ पे लगा देना है, और एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल पे भी नीचे की तरफ आपको mg लगाना ही लगाना है। तो यहाँ पर भी अपन लिख देंगे टो h बराबर आई एच इंटू क्या देगा आपके पास, एल्फा। तो यहां पे दो से h के सापेक्ष टो कैसे निकाल सकते हैं, h के सापेक्ष ये आपके पास है फोर्स कितना देगा, mg बल, और h इसकी लंब दूरी कितनी देगी बताओ, L/2। ये तो इसका टॉर्क आ गया, प्लस ये वाला बल कितना देगा, mg, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितना देगी आपके पास, L। ये तो टो आ गया, बराबर क्या होता है, आई एल्फा। अब ध्यान से देखना, देखो इस h के सापेक्ष आपको I निकालना है। तो चक्ति का जड़त्व गुण कितना होता है बताओ, परिधि से गुजरने वाली और तल के लंबवत अक्ष के सापेक्ष आपको याद होना चाहिए, ये होता है 3/2 mr² होता है। तो ये आपके पास हो जाएगा 3/2, तो यहाँ पे त्रिज्या r है ना, तो इसको अपन क्या बोल देंगे भी, r/2। सॉरी क्या कर दिया मैंने,
यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितना देगी r, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितना देगी आपके पास है 2r। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना देगी आपके पास है 2r, कोई दिक्कत नहीं। अब चक्ति का जड़त्व गुण कितना होता है 3/2 mr² और प्लस, अब ये पार्टिकल भी तो है ना, तो इस पार्टिकल का h से डिस्टेंस कितना देगा बताओ 2r, तो इस पार्टिकल का जड़त्व गुण कितना होता है mr², तो m तो कितना हो जाएगा m और r कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा व्यास, तो 2r का स्क्वायर कितना होता है 4r², तो ये आपके पास हो जाएगा 4mr² इंटू क्या हो जाएगा आपके पास l। एक एक बात आपको बारीकी से देखनी है यहाँ पे, mgr + 2mgr बराबर कितना होता है 3mgr बराबर 4 × 2 कितना देगा आपके पास 8, 8 और 3 कितना देगा आपके पास 11, तो 11/2 mr² इंटू एल्फा। अब यहाँ पे m से m, r से एक r काट देंगे, तो यहाँ से आपके पास है एल्फा बराबर 3 × 2 कितना देगा 6 g/11r। ये आपके पास एल्फा की वैल्यू आ जाएगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दोनों ही अच्छे क्वेश्चन है, तो इन दोनों को आप अच्छे से देखिएगा, नोट करें इनको आप। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसके बाद में दो बड़े शानदार क्वेश्चन आपके सामने देखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, काफ़ी कुछ अपने को सीखने को मिलेगा इन क्वेश्चंस के अंदर। तो इन दोनों क्वेश्चंस के करने का तरीका आप अच्छे से देखिएगा, देखो ध्यान से। सबसे पहला क्वेश्चन, आपके पास में कोई भी एक रोड है जिसका द्रव्यमान कितना m और इसकी लंबाई कितनी भी l है, और इसके बाद इस रोड को अपन क्या करते हैं, अभी दो रस्सियों की सहायता से किसी छत से लटका देते हैं, और दोनों रस्सियों में आपको जो टेंशन है ना, वो आपको T1 और T2 फाइंड आउट करनी है भाई। चलो अपन करते हैं। और सबसे पहले अपन क्या करते हैं, देखो इस पे लगने वाले सारे के सारे जितने भी फोर्स है वो अपन दिखाते हैं, ठीक है ना। तो कौन कौन से बल इस पे लग रहे हैं, देखो ध्यान से। ये पहली रस्सी है, इसके अंदर टेंशन ऊपर की तरफ हो जाएगा T1, और एक आपके पास ये रस्सी है, इसके अंदर ऊपर की तरफ टेंशन कितना देगा आपके पास है T2। एक ध्यान से देखना, इस रोड का जो सेंट्रोमास है, सेंट्रोमास पे नीचे की तरफ फोर्स आपको लगाना है mg, ठीक है। क्या ये रोड ऊपर नीचे दाएं बाएं किसी प्रकार की स्थानांतरण गति कर रही है क्या? नहीं। तो इस स्थिति में इस रोड पर ऊपर की तरफ लगने वाला और नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स अपन बराबर कर देंगे। तो यहां पे ध्यान से अपन बोल सकते हैं कि F नेट बराबर कितना है भाई 0। तो ऊपर की तरफ कितना लग रहा है भाई T1 प्लस क्या देगा आपके पास है T2, और नीचे की तरफ क्या देगा आपके पास mg। इसको अपन बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। ये बात होगी। क्या इस स्थिति में जो रोड है वो किसी प्रकार की घूर्णन गति कर रही है क्या? नहीं। तो इस स्थिति में इस पर टॉर्क का वो भी कितना देगा आपके पास में 0 देगा। तो अपन लिख सकते हैं कि टो नेट बराबर क्या देगा आपके पास में 0। अब बात ये कि जो बलागुण है वो अपन किस बिंदु के सापेक्ष ज्ञात करें भाई। कोई सा भी पॉइंट अपन सेलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी बिंदु के सापेक्ष बलागुण ज्ञात कर लो, हमेशा आपको 0 प्राप्त होगा। बट मैं यहाँ पे बलागुण ज्ञात कर रहा हूँ किस बिंदु के सापेक्ष, इस बिंदु के सापेक्ष, ठीक है ना। इस बिंदु के सापेक्ष बलागुण ज्ञात करता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं खड़ा होकर के देखता हूँ तो ये जो T1 है वो तो इसी से गुजर रहा है, तो T1 का बलागुण तो कितना देगा 0 देगा। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में यहाँ पे जो mg है, इस mg का बलागुण कितना देगा आपके पास mg इंटू यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना देगी L/2, और यहाँ पर आपके पास जो T2 है, इस T2 का बलागुण कितना देगा बल T2, ये वाली डिस्टेंस कितनी L/4, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना देगी 3L/4। अब मैं कह रहा हूँ कि इस बिंदु की सापेक्ष बलागुण तभी 0 होगा जब इसका बलागुण इक्वल और अपोजिट हो जाएगा। तो ये आपके पास में बराबर हो गया अभी। तो यहाँ पे इसको अपन क्या करते हैं अभी, L से अपन L को उड़ा देते हैं, ये 4, ये आपके पास में 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास 2 आ गया।
चलिए बच्चों, इसके बारे में अपन ये वाला क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से। इस पे सबसे पहले लगने वाले सारे के सारे फोर्सेज में दिखा रहा हूँ। देखो ये वाला जो वेज है ये इस पे ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगा, कितना लगाएगा N1। तो इसको अपन बोलेंगे इस प्रकार से, यूं ऊपर की तरफ लग जाएगा N1। और यहाँ पर ये वाला जो वेज है इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा कितना, N2। यहाँ पर जो ध्यान से इस रोड का द्रव्यमान कितना है, 2m है, तो इसके सेंटर ऑफ मास पे नीचे की तरफ लगा दोगे आप कितना, 2mg। और यहाँ पर m द्रव्यमान का एक पार्टिकल अपन ने चिपका रखा है, तो इसका द्रव्यमान कितना है m, तो ये mg फोर्स नीचे लग जाएगा। अब यहाँ पर ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स अपने को बराबर करना है, क्योंकि किसी प्रकार की स्थानांतरण गति नहीं हो रही है, तो नेट फोर्स 0 देगा। ऊपर वाला फोर्स कितना देगा N1, नीचे वाला कितना देगा आपके पास, ऊपर वाला N1 प्लस N2 और नीचे वाला कितना देगा 2mg प्लस mg, बराबर कितना देगा आपके पास है 3mg। इक्वेशन नंबर 1। अब आपको क्या करना है, भी किसी भी बिंदु की सापेक्ष आपको परिणामी बलागुण 0 करना है, नेट टॉर्क आपको 0 करना है। तो कैसे करते हैं देखो, जैसे इस वाले पॉइंट के अबाउट देख लो, तो इस वाले बिंदु की सापेक्ष N1 का टॉर्क तो कितना देगा 0, क्योंकि N1 तो इसी बिंदु से गुजर रहा है, तो इसका तो बलागुण कितना देगा आपके पास है 0 देगा। अब इसके सापेक्ष 2mg, mg और N2, इन तीनों का टॉर्क आपको निकालना है। अब टॉर्क आपको 0 करना है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन का टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का टॉर्क आपको बराबर करना है, ठीक है ना। तो इस बिंदु के सापेक्ष ये 2mg और mg दोनों इसको क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, तो क्लॉकवाइज टॉर्क कितना देगा आपके पास है 2mg इंटू यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना देगी L/2, और प्लस कितना देगा आपके पास mg, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना देगी आपके पास L, बराबर नेट टॉर्क हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का अपन निकाल देंगे, तो बराबर क्या देगा आपके पास N2 इंटू N2 की यहाँ से डिस्टेंस कितना देगी, ये L/3 माइनस कर दो L में से, तो 2L/3 आ गया। इसके बाद L L L कॉमन लेके काट दो, इसके बाद 2 से 2 को काट दो, mg प्लस mg बराबर कितना था 2mg, तो यहाँ से आपके पास N2 बराबर भाई क्या बन जाएगा ध्यान से, mg प्लस mg बराबर कितना देगा 2mg, ठीक है ना। mg प्लस mg बराबर कितना देगा, mg प्लस ये 2 से 2 तो कट ही चुका ना, तो 2mg बराबर कितना देगा आपके पास बताओ 2/3 N2। यहां से 2 से अपन क्या करेंगे, 2 को कैंसिल आउट कर देंगे, तो N2 बराबर कितना देगा 3mg। N2 बराबर कितना देगा 3mg, और N2 बराबर 3mg पुट कर देंगे, तो यहां पर आपके पास N1 बराबर कितना देगा 0 देगा। यानी इस स्थिति में यहां पे केवल कांटेक्ट है, बस केवल स्पर्श है, केवल संपर्क है, इन दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नहीं है, यानी ये इस पे और ये इस पे किसी प्रकार का फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों ही बड़े शानदार क्वेश्चन थे, नोट करें इनको आप। चलिए बच्चों, इसके बाद में 2 बड़े शानदार क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है, तो इन दोनों क्वेश्चंस को आप अच्छे से देखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर आपके पास में कोई भी एक डिस्क है, इसका द्रव्यमान कितना है m और इसकी त्रिज्या कितने भी r है, ठीक है ना। और इसके बाद इसके दोनों तरफ से कोई भी एक रस्सी लटक रही है, और इस रस्सी से रस्सी के दोनों सिरों से 2 पिंड लटक रहे हैं, एक का द्रव्यमान m और एक का द्रव्यमान कितना आपके पास है 2m है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है भी, इस ब्लॉक का तो आपको एक याद करना है, पुली का एल्फा याद करना है, रस्सी में टेंशन T1 और T2 फाइंड आउट करना है। भाई रस्सी है, उसके दोनों सिरों में जो टेंशन है वो क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पुली है वो क्या भी चकती है, और इसको घर्षणहीन नहीं बोला गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो पुली, इसके पास में द्रव्यमान भी है, द्रव्यमान आपको दे रखा है, तो चकती को ही अपन ने पुली बना दिया है, और इसको फ्रिक्शन लेस यानी घर्षणहीन भी नहीं बोला गया है। तो यहाँ पर जो पुली है वो आदर्श पुली नहीं है, तो इसके दोनों भागों में जो टेंशन है वो T1 और T2 अपने को लेनी पड़ेगी, यानी अलग अलग आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब अपन देखते हैं ध्यान से इस पे कौन कौन से फोर्स लगते हैं। सबसे पहले इस पे नीचे की तरफ तो एक फोर्स लग जाएगा आपके पास mg, यहाँ पे अपन टेंशन बोलेंगे कितना देगा आपके पास है T1,
यहाँ पर भी आपके पास टेंशन कितनी हो जाएगी, T1 हो जाएगी। यहाँ पे इस प्रकार से आपके पास टेंशन है वो कितना हो जाएगी बताओ, T2, और यहाँ पर भी टेंशन कितना हो जाएगी आपके पास T2, और 2m पे नीचे की तरफ फोर्स लग जाएगा 2mg लग जाएगा। अब m और 2m दोनों एक ही रस्सी से जुड़े हुए हैं, तो अगर इसका ऊपर की तरफ त्वरण कितना हो जाएगा a, तो इसका नीचे की तरफ त्वरण कितना हो जाएगा आपके पास a हो जाएगा, ठीक है ना, ये चीज़ हो गई भी। तो चलो अपन इक्वेशंस बनाते हैं, और यहाँ पे ये जो पुली है, इस पुली पे इसका द्रव्यमान कितना भी m है, तो इस पे नीचे की तरफ कितना फोर्स लग जाएगा mg, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ क्या लग जाएगा, इस प्रकार से n लग जाएगा, क्या लग जाएगा, n, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग जाएगा। तो चलो सबसे पहले इस वाले ब्लॉक के लिए समीकरण बनाते हैं, नेट फोर्स बराबर ma, तो इस ब्लॉक पे नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है भाई 2mg, ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है भाई T2, बराबर कितना देगा आपके पास 2ma, इक्वेशन नंबर 1। इस पे ऊपर की तरफ कितना लग रहा है भाई T1, और फिर उसके बाद नीचे की तरफ कितना लग रहा है भाई mg, बराबर क्या देगा आपके पास ma, इसको अपन बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद थर्ड इक्वेशन अपन बनाते हैं इसके लिए, यहाँ पर जो चकती है वो चकती क्या कर रही है, रोटेशन कर रही है, तो रोटेशन कर रही है, तो जिस प्रकार से नेट फोर्स बराबर ma लिखते हैं उसी प्रकार से नेट टॉर्क बराबर I अल्फा लिख देंगे। अब इस शक्ति पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं भी, एक तो T2 लग रहा है, एक T1 लग रहा है, एक mg लग रहा है, एक n लग रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि mg और n ये दोनों तो इसके द्रव्यमान के अंदर से गुजर रहे हैं, तो mg और n दोनों अगर द्रव्यमान के अंदर से गुजर रहे हैं यानी गुणनक से गुजर रहे हैं, तो इस स्थिति में mg और n इन दोनों का टॉर्क तो कितना हो जाएगा, 0 देगा। इस T2 का टॉर्क कितना हो जाएगा, T2r, और T1 का टॉर्क है वो कितना देगा आपके पास T1r। तो ये तो घुमाने का सपोर्ट कर रहा है, ये घुमाने का अपोज कर रहा है, तो नेट टॉर्क आ गया, और नेट टॉर्क बराबर क्या होता है आपके पास I अल्फा होता है। तो चकती का I कितना होता है बताओ, mr²/2 होता है, तो mr²/2 इंटू क्या देगा आपके पास अल्फा हो जाएगा। तो एक r से अपन एक r को काट देंगे, तो क्या बन जाएगा आपके पास T2 माइनस क्या देगा आपके पास T1 बराबर m r बटे कितना देगा आपके पास 2 इंटू एल्फा। अब ध्यान से देखना, देखो अपन जानते हैं कि a बराबर क्या होता है आपके पास एल्फा इंटू r, तो एल्फा को अपन क्या लिख देंगे a बटा r, तो r से अपन r को काट देंगे, तो यहाँ से T2 माइनस T1 बराबर कितना हो जाएगा आपके पास ma बटा 2 हो जाएगा, r से अपन ने r को काट दिया, तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 बन गई भी। इसके बाद में समीकरण 1, 2 और 3 को मैं जोड़ दूंगा, ठीक है ना, तो जोड़ने से क्या बन जाएगा T2 माइनस का T2, T1 माइनस का T1, ये तो कट गया, तो ये 2mg इधर की तरफ बचेगा भी, तो ये तो आपके पास इधर की तरफ तो होगा 2mg बराबर 2ma प्लस ma कितना हो जाएगा 3ma, और 3ma प्लस कितना हो जाएगा ma/2, तो कितना हो जाएगा 7ma/2, तो 7ma ये आपके पास 2 हो गया भी। तो यहाँ से आपके पास m से अपन m को काट देंगे, तो यहाँ से आपके पास a बराबर 2 कितना देगा 4, तो 4g अपॉन क्या देगा 7, ये तो आपके पास a आ गया भी। a बराबर क्या होता है आपके पास एल्फा r, तो एल्फा बराबर कितना होता है आपके पास a अपॉन r, तो कितना देगा आपके पास 4g अपॉन 7 इंटू r, ये बात हो गई भी। तो ये अपने पास एल्फा आ गया, ठीक है। इसके बाद में समीकरण 1 और 2 की हेल्प से अपन T1 और T2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। देखो ये आपके पास रहा समीकरण 2, तो T1 बराबर कितना हो जाएगा mg प्लस ma हो जाएगा, क्या हो जाएगा mg प्लस ma, और a की वैल्यू अपन यहाँ से पुट कर देंगे, कितनी हो जाएगी आपके पास 4g/7, ठीक है ना। तो वैल्यू पुट करने पे T1 आ जाएगा, और T2 बराबर कितना हो जाएगा 2mg माइनस 2ma, और a की वैल्यू यहाँ से अपन पुट कर देंगे, तो यहाँ से अपने पास से क्या देगा भी T1 आ जाएगा, सॉरी T2 आ जाएगा। तो T1 और T2 इनकी वैल्यू भी अपन फाइंड आउट कर चुके हैं भाई आराम से, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। चलो इसके बाद में अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं कि रस्सी को काटने के तुरंत पश्चात आपको एल्फा फाइंड आउट करना है। ये आपके पास रोड है, इसकी लंबाई L है, और इसका रेखीय द्रव्यमान घनत्व कितना लैम्डा बराबर लैम्डा नॉट इंटू x है, ठीक है ना, ये चीज हो गई। तो सबसे पहले लैम्डा, सबसे पहले देखो ध्यान से, इसका लैम्डा बराबर कितना देगा आपके पास लैम्डा बराबर लैम्डा नॉट इंटू x, लैम्डा बराबर कितना होता है आपके पास dm अपॉन dx, तो यहाँ से आपके पास dm बराबर कितना देगा आपके पास लैम्डा नॉट x इंटू dx,
और अगर आपको m कैलकुलेट करना है तो m बराबर कितना देगा आपके पास है लेमडा नॉट x dx, 0 से लेकर के l तक इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये आपके पास है लेमडा नॉट, x का क्या था एक्स स्क्वायर बाई 2, तो l स्क्वायर बाई कितना देगा आपके पास है 2। और आपको तो ये तो पता ही है कि सेंट्रोमास अपन कैलकुलेट कर चुके हैं, इसकी सेंट्रोमास की पोजीशन कहाँ पर आ जाएगी बताओ? सेंट्रोमास की पोजीशन आ जाएगी 2l/3 पे, द्रव्यमान के अंदर वाले चैप्टर में आपको बता चुका हूँ मैं। तो यहाँ पे इसका सेंट्रोमास आ जाएगा भाई, तो इस पे नीचे की तरफ लगा देंगे इसका mg। रस्सी को अपन काट ही चुके हैं तो नीचे की तरफ फोर्स लग जाएगा mg, तो m कितना देगा आपके पास है लेमडा नॉट l स्क्वायर g बटे ये आपके पास है 2, mg फोर्स लग गया। और इसके बाद में इस हिंज का क्या लग जाएगा, ऊपर की तरफ n लग जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितना देगा आपके पास है 2l/3, ठीक है ना। और इसका अपन क्या कर सकते हैं अभी, i भी निकाल सकते हैं। i कैसे निकाल सकते हैं, dm कितना देगा आपके पास है लेमडा नॉट, इसके बाद में x, ये आपके पास है dx, dm को अपन x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x स्क्वायर कितना देगा आपके पास x क्यूब, इसके बाद में 0 से लेकर के l तक इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये आपके पास है जड़त्व गुणा देगा i। तो ये आपके पास है लेमडा नॉट x की पावर 4/4 यानी l की पावर 4/4 बन जाएगा भाई। ये भी मैंने आपको बता रखा है अभी एस समरूप छड़ जड़त्व गुण, ये मैंने आपको बता रखा है। अब सुनो ध्यान से देखना, देखो नीचे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है लेमडा नॉट l स्क्वायर जी बटे क्या देगा आपके पास है 2। फोर्स को अगर 2l/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2l/3 डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने तो टॉर्क आ गया। टॉर्क बराबर क्या होता है आई अल्फा, तो आई कितना देगा आपके पास है लेमडा नॉट l की पावर 4 बटे क्या देगा आपके पास है 4 इंटू क्या देगा आपके पास एल्फा। तो इसको सोल्व करके यहाँ से अपन एल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो इन चीज़ों को भी आप अच्छे से नोट करें। तो चलिए बच्चों, इसके बाद में अपन टॉर्क पर दो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और देखते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, देखो कोई भी क्वेश्चन आपके पास में आ जाए, सबसे पहले उस क्वेश्चन के अंदर अपन फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, यानी लगने वाले सारे के सारे जो फोर्स है वो फोर्स अपन क्या करते हैं अप्लाई करते हैं और उसके बाद में आगे की कैलकुलेशन अपन करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, देखो क्या करें, यहाँ पर अपने पास कोई भी एक ठोस बेलन है जिसका द्रव्यमान कितना m और इसकी त्रिज्या कितनी r है। बेलन को विरामावस्था से मुक्त किया जाता है तो इसका a और एल्फा आपको याद करना है, रस्सी में तनाव भी याद करना है। अब बात सुना भाई, यहाँ पर ये कोई रस्सी है, इस रस्सी को अपन इस बेलन के चारों ओर लपेट रखा है भाई, ठीक है ना भाई। ये अपने पास कोई बेलन है, इस बेलन के चारों ओर इस प्रकार से रस्सी इसको अपन लपेट रखा है और इसके बाद यहाँ से अपन इसको क्या करते हैं रिलीज करते हैं। तो इस बेलन को विरामावस्था से मुक्त करने पर इसका एक तो एक याद करना है, एक इसका एल्फा याद करना है और एक रस्सी में तनाव याद करना है अभी, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं अपन इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले देखिएगा कौन कौन से फोर्स इस पे लग रहे हैं। देखिएगा यहाँ पे बेलन इसका द्रव्यमान कितना भी m है तो इसमें नीचे की तरफ लगा दो आप mg। यहाँ पे ये जो रस्सी, इस रस्सी के अंदर तनाव लगा दो आप इस प्रकार से ut। इसके बाद ध्यान से देखना, देखो ये जो बेलन है इसका ये सेंट्रोमास रहा, सेंट्रोमास इसका नीचे की तरफ एक्सलेरेशन यानी त्वरण है वो मान लो आप कितना देगा आपके पास है a, ठीक है ना। और बेलन इस प्रकार से घूमना स्टार्ट करेगा तो इस स्थिति में इसका जो कोणीय त्वरण है वो कितना देगा आपके पास है एल्फा हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलो इस पे लगाते हैं अपन इक्वेशन। सबसे पहले ऊपर का फोर्स T है और नीचे का फोर्स कितना देगा mg हो जाएगा और नीचे की तरफ इसका जो त्वरण है वो कितना देगा a हो जाएगा। तो अपन लिख सकते हैं नेट फोर्स बराबर ma। तो नेट फोर्स कितना देगा आपके पास है mg, इसके बाद माइनस कितना देगा आपके पास है T बराबर ma। तो m इंटू क्या देगा आपके पास a, इक्वेशन नंबर अपन क्या बोल देंगे 1, ठीक है ना। तो mg माइनस टी बराबर क्या देगा आपके पास ma हो जाएगा, ठीक है। समीकरण 1 बन गई भी। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखो ध्यान से दूसरा, यहाँ पे इस बेलन पे नेट टॉर्क है, उस टॉर्क को अपन क्या लिख देंगे आई अल्फा लिख देंगे। नेट फोर्स को अपन लिखते हैं ma, तो टॉर्क को अपन क्या लिखते हैं आई अल्फा लिखते हैं। तो टॉर्क कितना हो जाएगा बताओ, स्पर्श की दिशा में कौन सा बल लग रहा है टी, ठीक है ना, ये टी लग गया। और इसके बाद में इस द्रव्यमान के अंदर से लंबवत दूरी कितनी देगी टी की r, तो टी इंटू आर हो जाएगा। वैसे देखो से mg भी लग रहा है बट mg सेंट्रोमास पे लग रहा है, इस कारण से mg का टॉर्क कितना देगा आपके पास है 0 देगा। तो टी आर ये टॉर्क आ गया और टॉ बराबर कितना होता है आपके पास आई अल्फा। अब यहाँ पे आई कितना होता है बताओ, ठोस बेलन, ठोस बेलन का जड़त्व गुण किसके बराबर था चक्ति के बराबर, और चक्ति का कितना होता है mr स्क्वायर बटे 2। तो ठोस बेलन का भी आपको याद होना चाहिए, ये कितना होता है आपके पास mr स्क्वायर बटे 2।
इंटू क्या देगा आपके पास एल्फा, और इसके बाद में ये हो गया, एक आर से अपन एक आर को कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ से आपके पास है टी बराबर कितना देगा आपके पास एम आर एल्फा बटे 2, इक्वेशन नंबर इसको अपन बोल देंगे 2 बोल देंगे, ठीक है ना, ये चीज़ हो गई। अब ध्यान से देखना, देखो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर अपन बात करते हैं, इस वाले पॉइंट का नीचे की तरफ जो एक्सलेरेशन है वो तो कितना देगा भाई 0 देगा, सॉरी नीचे की तरफ एक्सलेरेशन कितना देगा ए, क्योंकि ध्यान से देखना, देखो ये पूरा जो बेलन है वो नीचे की तरफ ए से जा रहा है, तो स्थानांतरण गति की वजह से इसका नीचे की तरफ त्वरण कितना देगा आपके पास है ए, और ये इस प्रकार से ये घूम भी रहा है, तो घूर्णन गति के कारण ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो घूर्णन गति के कारण इसका जो त्वरण है वो कितना देगा आपके पास एल्फा इंटू आर हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास ए बराबर क्या हो जाएगा एल्फा इंटू आर, तो इसको आप लिख सकते हैं कि ए माइनस एल्फा आर बराबर क्या देगा आपके पास है 0, तो ए बराबर क्या देगा आपके पास एल्फा इंटू आर, तो यहाँ से आपके पास एल्फा बराबर कितना देगा भाई ए बाई आर हो जाएगा, तो यहाँ से एल्फा को अपन क्या लिख सकते हैं ए बाई आर, तो यहाँ से टी बराबर कितना देगा आपके पास एम आर बाई 2, और एल्फा को अपन क्या लिख सकते हैं ए बाई, ये आपके पास आर हो गया, आर से अपन आर को काट देंगे, तो यहाँ से आपके पास है टी बराबर कितना देगा आपके पास एम ए बाई, ये 2 हो गया, इसको भी अपन बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना, सॉरी 3 बोल देंगे इसको अपन, ये समीकरण 3 हो गई। अब यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 3 इन दोनों को अपन जोड़ देंगे, तो इन दोनों को जोड़ने से क्या हो जाएगा भाई, माइनस का टी प्लस का टी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपके पास में क्या बन जाएगा एम जी, इसको अपन बोलेंगे एम जी बराबर, ठीक है ना, यहाँ से एम ए प्लस एम ए बाई 2 बराबर कितना हो जाएगा 3/2 एम ए, तो इसको अपन बोलेंगे 3/2 इंटू क्या देगा आपके पास एम ए हो जाएगा, एम से अपन एम को काट देंगे, तो यहाँ से आपके पास ए बराबर कितना देगा आपके पास 2g बाई ये 3 हो गया, ठीक है ना, तो ये तो अपने पास है किसकी वैल्यू आ गई भी, ए की वैल्यू आ गई, ये आ गया। इसके बाद यहाँ से एल्फा, तो एल्फा बराबर कितना होता है आपके पास ए बाई आर, ये रहा ए बाई आर, तो इसको आर से डिवाइड कर देंगे, तो कितना देगा आपके पास 2g बाई 3 इंटू क्या देगा आपके पास आर, तो ये आपके पास एल्फा भी आ चुका है, ये बात होगी भी। और इसके बाद में अपन जानते हैं टी बराबर कितना होता है एम ए बाई 2 होता है, ठीक है ना, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे अपन 2g बाई 3, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो टी बराबर कितना हो जाएगा आपके पास एम जी बाई 3 हो जाएगा, तो यहाँ से इसको सॉल्व करने पर आपके पास टी बराबर कितना देगा आपके पास एम जी बटे क्या देगा आपके पास टी, ये अपन टी की वैल्यू भी फाइंड आउट करती है, ठीक है ना, तो इस प्रकार से क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करते हैं अभी। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखिएगा देवदान से, ये अपने पास है कोई भी एक रोड है, इसका द्रव्यमान कितना है m, इसकी लंबाई कितनी l है, यहाँ से अपन एक धागे से बांध देगा, ये अपने पास है कोई भी इस पे वेज लगा रखा है इसके नीचे l/3 डिस्टेंस पे, और साथ में अपन m द्रव्यमान का एक पार्टिकल भी इधर की तरफ रख रखा है, तो एक तो वेज पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आपको फाइंड आउट करना है, और एक रस्सी में तनाव आपको ज्ञात करना है अभी, तो वैसे सारे के सारे जो फोर्स है वो अपने को इसके अंदर शो करने अभी, तो चलो लगाता हूँ मैं सारे के सारे फोर्स। देखो इस पार्टिकल का द्रव्यमान भी कितना हो जाएगा आपके पास m, लिख देता हूं मैं m, तो इस पार्टिकल का नीचे की तरफ क्या लग जाएगा आपके पास mg लग जाएगा, ये आपके पास जो वेज है ये ऊपर की तरफ लगाएगा, इस पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है ना, n हो गया। इसके बाद ध्यान से देखना, तो यहाँ पे जो रस्सी, इस रस्सी के अंदर टेंशन हो जाएगी आपके पास t, ये तनाव t हो गया अभी, ओके। इसके बाद में देखिएगा, देखो ध्यान से, क्या यहाँ पर ये जो छड़ है किसी प्रकार की स्थानांतरण गति कर रही है क्या, नहीं, इस स्थिति में इस पे ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ फोर्स बराबर करना अपने को, तो ऊपर का फोर्स कौन सा हो जाएगा n, एक बल अपन लगाना भूल गए, ये जो रोड है इस रोड का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर हो जाएगा, इस रोड का mg भी तो अपने को नीचे की तरफ लगाना है, ये रोड का mg हो गया। अब कोई भी बल बचा हुआ नहीं है, सारे के सारे बल अपन ने दिखा दिए, तो ऊपर की तरफ कौन सा बल लग रहा है अभी n, और नीचे की तरफ कितना हो जाएगा mg प्लस mg बराबर 2mg प्लस कितना हो जाएगा आपके पास t हो जाएगा, तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं कि n बराबर mg प्लस mg कितना हो जाएगा आपके पास 2mg, और इसके बाद में प्लस क्या देगा आपके पास t, इक्वेशन नंबर 1 बन गया अभी, ठीक है ना। इसके बाद में दूसरी समीकरण अपन बनाते हैं,
तो दूसरी समीकरण किसकी बनाएंगे अपन, यहाँ पर टॉर्क है जो बला गुण है उसको अपन बैलेंस कर देंगे। तो बला गुण को बैलेंस करेंगे किस पॉइंट के अबाउट, किसी भी पॉइंट के अबाउट ले लो चाहिए। तो चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं किस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट बला गुण है उसको मैं बैलेंस कर रहा हूँ, इस पॉइंट के अबाउट, ठीक है ना, इस पॉइंट के अबाउट। तो देखिए ध्यान से देखो, सबसे पहले इस पॉइंट के अबाउट बला गुण वो जीरो होने का मतलब क्या हुआ कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको टॉर्क है उसको बैलेंस करना है अभी, ठीक है ना। तो इस पॉइंट के अबाउट है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में केवल कौन घुमा रहा है, केवल और केवल एन घुमा रहा है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको कौन घुमा रहे हैं, यहाँ पे एम जी और ये वाला एम जी घुमा रहे हैं, ठीक है ना। तो इस पॉइंट के अबाउट जो टी है, इस टी का तो बला गुण कितना देगा, जीरो देगा, ठीक है ना। तो इस पॉइंट के अबाउट क्लॉकवाइज किसका देगा, एन का, तो एन इंटू यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितने देगी आपके पास, एल बटा टी, ठीक है ना। तो एम जी इंटू क्या देगा आपके पास, एल बटे टी, ओके। तो ये बात होगी, तो ये आपके पास हो गया एन इंटू कितना देगा, एल बाई 3। अब इसके बाद में इसका तो टॉर्क जीरो हो गया, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क हो गया, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस एम जी का कितना देगा, एम जी इंटू कितना देगा आपके पास, एल बाई 2, और प्लस इसका कितना देगा आपके पास, एम जी इंटू एल, एम जी इंटू क्या देगा आपके पास, एल हो देगा। तो यहाँ पे एल एल और एल इसको अपन कैंसिल आउट कर देंगे, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, ध्यान से देखना, देखो एन बाई 3 बराबर एन बाई 3 बराबर क्या बन जाएगा आपके पास, एम जी प्लस एम जी बाई 2, तो कितना देगा आपके पास, 3 एम जी बाई, ये आपके पास 2 बन गया। तो यहां से आपके पास एन बराबर 3 इंटू 3 कितना देगा, 9, तो 9 एम जी बाई 2, ये तो आपके पास एन की वैल्यू आ चुकी है। और उसके बाद यदि अपन एन की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे तो समीकरण 1 से टी की वैल्यू भी अपन निकाल देंगे। तो समीकरण 1 से टी बराबर कितना बन जाएगा आपके पास, टी बराबर एन माइनस 2 एम जी, एन माइनस क्या देगा आपके पास, 2 एम जी। तो एन कितना देगा आपके पास, 9 एम जी बाई 2 माइनस हो देगा आपके पास 2 एम जी, 2 का हो देगा आपके पास 4, और 9 माइनस 4 कितना देगा आपके पास, 5, तो 5 एम जी बाई 2 देगा। तो यहाँ से सोल्व करने से टी बराबर कितना देगा आपके पास, 5 एम जी बाई 2, ये बात हो गई। तो ये अपने इस प्रकार से टेंशन की वैल्यू भी फाइंड आउट कर दी है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी समझ में आ गई होगी, तो इनको आप अच्छे से नोट करें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, इसके बाद अपन देखते हैं, ध्यान से देखना, देखो यहाँ पे मैंने हेडिंग डाल दी छड़ का संतुलन। देखो क्या है, देखो यहाँ पर ये अपने पास कोई भी एक दीवार है, ऊर्ध्वाधर दीवार, ये अपने पास क्षैतिज दीवार है, इसको मैंने बोल दिया 1 और इसको मैंने बोल दिया 2। यहाँ पर अपने पास कोई भी रोड है, इस रोड का द्रव्यमान कितना m और इसकी लंबाई कितनी भी l है, रोड मतलब छड़, और इसको मैंने ध्यान से इस प्रकार से क्षैतिज के साथ में थीटा कोण बनाते हुए इन दोनों दीवारों के बीच इस प्रकार से फिक्स किया है, ठीक है ना। अब मैं ये देखने वाला हूँ कि ये जो छड़ है वो संतुलन में होगी या नहीं होगी, ठीक है ना। इसके लिए मैं अलग अलग केस आपके साथ में यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले इस पर कौन कौन से जो फोर्स है वो तो लगने ही है, वो मैं लगा देता हूँ। तो ध्यान से देखना, तो इसका सेंट्रोमास है, ये सेंट्रोमास यहाँ पे देगा, तो सेंट्रोमास पे नीचे की तरफ mg आपको लगाना ही लगाना है, ठीक है ना, ये तो हमेशा लगता है अभी। तो सेंट्रोमास इस प्रकार से यूँ नीचे की तरफ लगा देंगे अपन mg, और इसके बाद अंदर से ये वाली जो सतह है यहाँ पे ये जो CD है वो टच कर रही है, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो इस प्रकार से इधर की तरफ आ जाएगा N1, और यहाँ पर आपके पास नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इधर की तरफ आ जाएगा, इसको अपन बोल देंगे N2। तो पहली दीवार का नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N1 और दूसरी वाली दीवार का नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आपके पास N2 देगा, ठीक है ना। और ये आपके पास क्या देगा अभी, mg देगा, ओके। इसके अलावा यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं है। अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सतह 1 और सतह 2 दोनों क्या भी घर्षणहीन है, ठीक है ना। चलो अपन देखते हैं इसके बाद में। अब मैं अलग अलग केस यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो फर्स्ट, तो पहला केस है कि यदि दोनों सतह स्मूथ है, यानी दोनों सतह क्या भी चिकनी है, इसका मतलब ये है कि μ1 और μ2 इन दोनों की वैल्यू कितनी आपके पास है, 0 है, यानी दोनों का घर्षण गुणांक आपके पास है 0 हो गया, ठीक है ना। तो क्या होगा, ध्यान से देखना, देखो यहाँ पे ऊपर की तरफ कितना फोर्स है अभी N2 और नीचे की तरफ कितना फोर्स है अभी mg। भाई ये जो छड़ है किसी प्रकार की ऊर्ध्वाधर गति नहीं कर रही है, वर्टिकल डायरेक्शन में किसी प्रकार की गति नहीं हो रही है, तो ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स बराबर होगा। तो इस स्थिति में N2 और mg ये दोनों तो एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। बट इधर की तरफ आपके पास जो N1 लग रहा है, इस N1 को यहाँ पे बैलेंस करने वाला कोई भी नहीं है,
भाई क्षैतिज दिशा में जो N1 लग रहा है, इस N1 को यहाँ पे संतुलित करने वाला कोई भी बल नहीं है, ठीक है ना। इस कारण से यहाँ पे ये जो छड़ है वो विरामावस्था में नहीं रह सकती है, ठीक है ना, मतलब संतुलन में नहीं रह सकती है। तो अपन बोल देंगे यहाँ पर N1 संतुलित नहीं होगा, अतः संतुलन छड़ का संतुलन नहीं होगा, अतः छड़ का संतुलन नहीं हो पाएगा अभी, ठीक है ना, ये चीज हो गई। तो ध्यान से देखना, देखो मैं ये कह रहा हूं कि N2 है वो तो mg को बैलेंस कर देगा, बट N1 को यहाँ पे बैलेंस करने वाला कोई भी नहीं है। बात ये कि N1 को यहाँ पे बैलेंस कौन कर सकता है, N1 को बैलेंस अगर कोई कर सकता है ना, तो वो कर सकता है यहाँ पे लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि जैसे N1 की वजह से ये इधर की तरफ इस प्रकार से गति स्टार्ट करेगी, मतलब ये जो छड़ है इसका ये वाला सिरा इस प्रकार से इधर की तरफ फिसलना चाहेगा, तो वैसे यहाँ पे इधर की तरफ एक फ्रिक्शन जनरेट हो जाएगा, और ये जो फ्रिक्शन है ना वो क्या करेगा अभी, इस N1 को बैलेंस कर देगा, ठीक है ना। अब एक केस में ये देखता हूँ कि यहाँ पे आपके पास में जो दूसरी वाली सतह 2 ये चिकनी है, तो इसके बाद में सेकंड केस में देखता हूँ, यदि आपके पास में जो μ1 है वो तो क्या देगा नॉन जीरो, बट μ2 वो कितना देगा आपके पास है 0। तो फिर से देवदान से फिर से यहाँ पर ये वाली जो सतह इसको मैंने चिकना मान लिया है, तो इस स्थिति में क्षैतिज दिशा में जो इधर की तरफ N1 लग रहा है उसको कोई भी बल यहाँ पे संतुलित नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो इस स्थिति में भी यहाँ पे जो छड़ है वो संतुलन में नहीं रहेगी, तो अपन बोल देंगे इस स्थिति में यहाँ पे N1 फिर से संतुलित नहीं होगा, अतः छड़ का संतुलन यहां पर भी नहीं होगा। ये सेकंड केस हो गया भाई। अब की बार मैंने क्या किया था भाई, ये वाली जो सतह इसको मैंने इसका घर्षण गुणांक मैंने नॉन जीरो माना था, तो जैसे ये छड़ इस प्रकार से ये नीचे की तरफ गति करेगी तो वैसे यहाँ पे फ्रिक्शन लग जाएगा इस प्रकार से ऊपर की तरफ, बट ये तो ऊपर की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है, और ऊपर की तरफ लगने वाला फ्रिक्शन है वो N1 को बैलेंस कर सकता है क्या, नहीं कर सकता, ठीक है ना। इसके बाद थर्ड केस में देखता हूँ, थर्ड केस क्या बन जाएगा तरह से, अब की बार ये वाली जो सतह इसका भाई μ1 है, इसको तो मैं मान लेता हूँ 0, बट μ2 को मैं नॉन जीरो कर देता हूँ, ठीक है ना। तो μ2 को अगर मैं नॉन जीरो कर दूंगा तो क्या हो जाएगा देवदान से, ये वाली जो सतह है वो तो क्या अभी घर्षणहीन है, ठीक है ना, तो यहाँ पे तो किसी प्रकार का फ्रिक्शन लगेगा नहीं। अब जैसे ये छड़ इधर की तरफ गति स्टार्ट करेगी तो वैसे यहाँ पे क्या लग जाएगा, इस प्रकार से फ्रिक्शन लग जाएगा, और इस वाले फ्रिक्शन को अपन क्या बोल देंगे, इस प्रकार से बोल देंगे अपन F2 बोल देंगे, ठीक है ना, ये F2 बोल दिया मैंने। अब यदि रोड है वो संतुलन में है तो यहाँ से आपके पास ऊपर की तरफ कौन सा लग रहा है N2, और नीचे की तरफ कितना लग रहा है mg लग रहा है, तो ऊपर की तरफ लग रहा है N2 और नीचे की तरफ लग रहा है mg लग रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे तो N2 तो mg के बराबर आ गया, ठीक है ना। इसके बाद में राइट हैंड साइड में कौन लग रहा है N1 और लेफ्ट हैंड साइड में कौन लग रहा है F2 लग रहा है, तो यहाँ पे N1 और F2 ये भी दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो अपन बोलेंगे कि यहाँ पर आपके पास जो N1 है वो किसके बराबर हो जाएगा, भी ये हो जाएगा आपके पास F2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर F2 बराबर कितना देगा, F2 बराबर कितना देगा आपके पास μ2 N2, और N2 की वैल्यू अपन पहले निकाल चुके हैं, तो ये आपके पास μ2 इंटू क्या देगा आपके पास mg, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या हो चुका है बताओ, F2 हो चुका है, और इस F2 की वैल्यू अपन यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा अभी μ2 m इंटू क्या देगा g हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास N1 आ चुका है और ये आपके पास N2 आ चुका है, ठीक है ना, दोनों ही आ चुके हैं अभी, ओके। तो इसमें आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सुनो ध्यान से देखना, देखो एक अपन इक्वेशन और बना सकते हैं यहाँ पे। अपन क्या कर देते हैं अब की बार देवदान से, अब की बार अपन इसके सापेक्ष जो बला गुण उसको अपन 0 कर देते हैं इस पॉइंट के अबाउट, इसका नाम हो जाएगा आपके पास A और इसका नाम आपके पास हो जाएगा B, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं जो टो A है
इसको मैं 0 कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो छड़ है वो किसी प्रकार का रोटेशन नहीं कर रही, किसी प्रकार का घूर्णन नहीं कर रही है। और जब ये छड़ किसी प्रकार का घूर्णन नहीं करेगी तो इस स्थिति में किसी भी पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क है उसको आपको 0 करना है। तो इस पॉइंट के अबाउट इस बिंदु के सापेक्ष जो बलागुण है उसको मैं 0 कर दूंगा। तो ध्यान से देखना, देखो इस बिंदु A से F2 गुजर रहा है और इस बिंदु A से N2 गुजर रहा है। तो N2 और F2 इन दोनों का जो बलागुण है वो तो इस बिंदु के सापेक्ष कितना देगा? 0। ठीक है ना। अब इस बिंदु के सापेक्ष mg का बलागुण मेरे को निकालना है। तो mg का बलागुण निकालने के लिए दो ध्यान से यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस कितना देगी? L/2 देगी। भाई एक सिरे से सेंट्रोमास की डिस्टेंस कितना देगी? L/2। और L/2 का ये वाला जो कंपोनेंट है वो कितना देगा? L/2 cos थीटा देगा। ठीक है ना। तो mg का टॉर्क कितना देगा? mg इंटू कितना देगा आपके पास? L/2 cos थीटा। ठीक है ना। तो एक तो mg बच गया और एक आपके पास n1 बच गया। तो इस बिंदु की सापेक्ष नेट टॉर्क है वो 0 तभी हो सकता है जब mg का टॉर्क और n1 का टॉर्क बराबर हो जाए। तो mg का टॉर्क तो मैंने लिख दिया है और बराबर में n1 का टॉर्क लिखना है मेरे को। तो बराबर लिख दूंगा मैं n1। तो ये आपके पास n1 और टॉर्क। तो n1 का टॉर्क मेरे को निकालना है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ? अभी n1 है इसको मैं आगे की तरफ बढ़ा देता हूँ। ये मैंने आगे की तरफ बढ़ा दिया और बिंदु A से इसकी जो लंबवत दूरी है ये मैं निकाल दूंगा। तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी? ये थीटा हो गया। तो ये L cos थीटा और ये कितना देगा आपके पास? L sin थीटा। तो ये वाली जो हाइट है वो कितना देगी आपके पास? L, इसको अपन बोल देंगे sin थीटा बोल देंगे। ठीक है ना। ये चीज हो गई। अब देखो ध्यान से अपन आगे क्या लिख सकते हैं? देखो यहाँ पे एक L से अपन क्या कर सकते हैं? एक L को कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है ना। और इसके बाद में sin थीटा बटे cos थीटा बराबर क्या देगा? tan थीटा। ठीक है ना। तो tan थीटा को नीचे की तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ से आपके पास n1, तो n1 बराबर कितना देगा आपके पास? mg और बटे क्या देगा आपके पास? 2। ठीक है ना। और sin थीटा बटे cos थीटा क्या होता है? tan थीटा। तो इसको अपन लिख देंगे tan थीटा। तो यहाँ पर आपके पास n1 बराबर कितना देगा? mg बटे 2 tan थीटा। ठीक है ना। तो n1 की वैल्यू कितना देगी आपके पास? mg बटे 2 tan थीटा हो जाएगी। ओके, एक अपने पास ये वाली चीज़ भी आ चुकी है। ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ में आपका जो टॉर्क है वो कंप्लीट होता है। टॉर्क के बारे में मैंने आपको मोर देन सफिशिएंट बातें आपको समझा दी है। यानी टॉर्क के बारे में जितना मेरे को समझाना था उससे ज़्यादा मैं आपको समझा चुका हूँ। यानी नीट के अंदर इससे ज़्यादा तो आने का सवाल ही नहीं है। अगर आपने मेरे द्वारा बताई कि सारी बातें अच्छे से समझ ली है तो 100% आपको टॉर्क में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है ना। बट स्पेशल टाइप के जो क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं उन क्वेश्चंस के करने का जो तरीका है वो तरीका आपको अच्छे से फॉलो करना है। अभी ये आपको अच्छे से समझना है। तो ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले लेक्चर पे। इन सारी चीज़ों को एक बार आप नोट कर लें